जी, हम उम्मीद ही करते हैं कि सिस्टम को जगाने वो महिला आज आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शासन प्रशासन से, सत्ता से उम्मीद की जा सकती है। वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं वो तभी पता लगता है जब वाकई उसके बारे में विचार हो। हमारे साथ रुचि शुक्ला लगातार बनी हुई हैं और रुचि की कहानी आपने देखी, जो 3 अस्पतालों के चक्कर काट काट कर थक गई, लेकिन अपने पति को आखिरकार बचा नहीं पाई। आज 20 मई है और आज अगर रोशन जिंदा होते उनके पति तो 6ठी सालगिरह शादी की मना रही होती। होली पर गए थे गांव अपने घर, लेकिन बिहार जाना बहुत भारी साबित हुआ क्योंकि उनके पति की वहीं पर कोरोना की वजह से निधन हो गई। बचाया जा सकता था लेकिन बच नहीं पाए और अब जो कुछ हो रहा है वो सवालों के घेरे में है। ऐसा लगता है कि लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कुछ लोगों पर आरोप मढ़ के इस पूरे मामले को एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। रुचि हमारे साथ मौजूद है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान भी। जयराम विप्लव जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आनंद माधव जी कांग्रेस से, सुहेली मेहता जेडीयू से, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी स्पेशल इंटरनल मेडिसिन हमारे साथ इस वक्त में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सुहेली मेहता जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक महिला भी हैं आप, जेडीयू से हैं। मैम ये बताइए कैसे हो गया, सुशासन की सरकार में एक महिला दर दर की ठोकर खाती रही, 3 अस्पतालों के चक्कर काटती रही, बद इंतजामी ऐसी जो आज वो महिला खुद हमारे चैनल पर बैठकर जिसकी गवाही दे रही हैं, और अपने पति को जिन्होंने इस बद इंतजामी के चलते खो दिया, और अब लीपा पोती, ये इंसाफ के नाम पर क्या हो रहा है मां? सुहेली जी आवाज मिल रही है? सुहेली जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद माधव हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आनंद जी, ये सुशासन की सरकार है जिसमें बेमौत लोग मर रहे हैं, ये कैसी सरकार है? और जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, जो सच्चाई सामने है उससे भी आंखें फेरने की कोशिश की जा रही है। ढंग का प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में भी वही स्थिति है, दुर्दशा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो और भी है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी, चाहे वो दवाइयों का हो काला बाजारी या फिर ऑक्सीजन का काला बाजारी हो। ये जो केस हुआ है ये बहुत ही दुखद केस है और अभी ये निश्चित रूप से बिहार को शर्मसार करने वाला ये समाचार है। हम सब इसको लेके दुखी हैं। सरकार को इस पे तुरंत ही संज्ञान लेके इस पे काम करना चाहिए, और वो जो है हवा में हाथ मार रही है। व्यवहारिकता कुछ नहीं है, सिर्फ का सिर्फ जो स्थिति है, परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में ये सरकार जो है सिर्फ लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। अभी हाल में भी फिर 1-2 दिन पहले भी अखबार में एक और बड़े अस्पताल के बारे में चर्चा आई। तो क्या नियंत्रण है, ये तो देखना चाहिए ना, कैसा नियंत्रण है। और आपको ये बताएं कि बिहार की बात अगर कहें तो यहाँ पे कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है चारों तरफ दिखाई देंगे। भले ही वहाँ सुविधाओं का अभाव हो, डॉक्टरों का अभाव हो, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उस पर नियमन नहीं है किसी का। बस अपनी मर्जी से अगर आप चले आइए, पटना भी चले आए तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे हाईवे पे 1 से लेके सैकड़ों अस्पताल बने हुए हैं। भागलपुर की वही स्थिति है, अन्य जगह की वही स्थिति है, लेकिन सुविधाओं का वहाँ नितांत अभाव है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नियंत्रण तो उस पर कुछ है ही नहीं, जो मर्जी होती है। आए दिन आप सुनेंगे कि फलाने अस्पताल में ऐसा हुआ, मर गए, मरीज मर गए, बिना इलाज के मर गए, कोई सिस्टम नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं ले पा रहा था उसका ये शोध। और इस तरह की घटनाएं जो इनके साथ हुई घटना, वो भी घटनाएं पहले भी प्रकाश में आई, ऐसा नहीं कोई नया है। हर दिन रिपोर्ट आ रही है, हर दिन रिपोर्ट आ रही है जो बिहार की हकीकत बताती है। लेकिन प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, सरकारी अस्पतालों में ऐसे बद से बदतर हालात है कि तस्वीरें देख के रूह कांप जाए। वहां पर कोई मरीज अपना इलाज करवाने क्या जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रुचि की बात कर रही हूँ। सुहेली जी, आप बखूबी वाकिफ होंगी, रुचि जिन्होंने अपने पति को खो दिया, आज होते तो 6ठी सालगिरह। इसलिए बिहार की हकीकत बताने के लिए आज हमारे साथ रुचि भी जुड़ी थी। उन्होंने अपनी कहानी फिर पूरी बताई है और आपको पता होगा। लेकिन ये बताइए मैम, आखिर जो आरोप उन्होंने लगाए, उन आरोपों पर उसको एक अलग एंगल दे दिया गया है। सिर्फ छेड़खानी तक मामला सीमित करके एक शख्स को जेल में डाल दिया गया,
ज्योति कुमार नाम का, दूसरा वार्ड बॉयज पर जिम्मेदारी डाल दी गई। ये कर्तव्य की इतनी श्री रही है तो क्या है, क्या करने की कोशिश की जा रही है? सुहेली जी सुन पा रही हैं आप? सुहेली मेहता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्लीज चेक कराइए, आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुहेली जी से ही इस वक्त बात करना है, क्योंकि जेडीयू की सरकार 15 साल ने क्या दिए हैं बिहार को, आज आपको जरूर समझना चाहिए। यह हकीकत है। आप डीएमसीएच चले जाइए, पीएमसीएच चले जाइए, तमाम सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, ऐसे बदतर इंतजाम बिहार में देखने को मिलते हैं कि शायद ये दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं होगा। मेरे साथ माधव आनंद भी जुड़े हुए हैं, आनंद माधव जी, साथ ही जयराम विप्लव जी बीजेपी से इस वक्त है। जयराम जी, ये स्थिति क्या है? आप बीजेपी से हैं, आप सरकार में शामिल हैं और तब ये हाल है। केंद्र में आपकी सरकार, लेकिन आप ही के एक अंग बिहार में इस प्रकार के हालात, ये क्यों है? कोई प्रश्न खड़ा होता है, कोई जवाबदेही बनती है इस बाबत बीजेपी की? जयराम जी, आवाज मिल रही है आपको? अगर आप, मैं चाहूंगी एक बार फिर सभी को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आवाज नहीं पहुंच पा रही और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन चीजों पर जवाब लेना कि आखिर ये क्यों, ये क्या इस हाल में वाकई भगवान भरोसे प्रदेश की जनता को इस वक्त छोड़ दिया गया है? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर स्वाति, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद कुछ तकनीकी खराबियां हैं, मैं दोबारा से सबको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूं, लेकिन हमारे साथ रुचि भी इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहती हूं, क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? क्या क्या पॉइंटर्स आपने अपनी एफआईआर में लॉन्च करवाए हैं, किनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए? और आपको लगता है पूरे के पूरे केस को एक दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है कि इसे छेड़खानी का मामला बताकर और कहीं गायब कर दिया जाए, ठीक वैसे मामलों की तरह जो सैकड़ों रोजाना हजारा आते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, लोकल पे जिस दिन मेरा वीडियो आया ना, उसी दिन मुझे लग रहा है 10 मई या 11 मई को, उसी दिन वहां पे कार्रवाई हो गई, हर चीज हुआ। मैं इतनी खुश हो गई कि चलो बिहार की राजधानी पटना में नहीं हुआ, लेकिन भागलपुर जैसी छोटी जगह में हो गया। 3-4 दिन पहले जब मैंने देखा तो मैं शॉक्ड हो गई बिल्कुल कि मेरे एफआईआर में बस ज्योति कुमार का नाम मेंशन है। दवाई में लापरवाही, एक्सपायर्ड दवाइयां, इतनी सारी चीजें थी वहां पे। बिना मास्क की अंकल एक्सपायर कर गए, कितने लोग वैसे में मरे, रात भर सब सोते रहते थे, नाइट ड्यूटी वाले लोग, कुछ भी मेंशन नहीं है। अस्पताल के खिलाफ एक सिंगल चीज नहीं, बस ज्योति कुमार। पटना में सेम चीज। मायागंज को तो भूल जाइए, मायागंज तो सरकार का है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते है ना। जब भी पटना की बात आती है मेरे एफआईआर में, आप कहोगे मैं एफआईआर की कॉपी भेज दूंगी। जी। सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से मेरे हस्बैंड की मौत। ऑक्सीजन का डर उनको इतना सताता था मैम, वो मुझे कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बस ऑक्सीजन का डर मुझे मार देगा। वो सिलेंडर की तरफ कंटिन्यूअस देखते रहते थे मैम। तो मेरे एफआईआर में सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीजन की किल्लत से मेरे हस्बैंड की मौत। दवाई में लापरवाही, रात भर दवाई नहीं पड़ी, एक दिन 3 दिन लंग्स की दवाई नहीं पड़ी। तीसरी चीज, वार्ड बॉयज और बाकी जो स्टाफ थे वो हर चीज में पैसे लेते थे। हॉस्पिटल प्रशासन, जो हॉस्पिटल के जो लोग थे मैनेजमेंट वाले, नीचे में वहीं पे सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग करते थे पाइपलाइन में बंद करके। और उसके बाद अखिलेश, लेकिन इन लोगों ने तो सब कुछ शून्य कर दिया, शून्य। बस अखिलेश और भ्रष्टाचार जो वार्ड बॉय ने किया। रहने की इजाजत नहीं थी रुचि। जब ये दवाई में लापरवाही आपके सामने आई होगी, आपने कोशिश की होगी जाहिर तौर पर अपने पति के पास आप रुके, खुद कम से कम दवाई दे पाए, ये क्यों संभव नहीं हो पाया? नहीं मैम, जिस दिन मैं फर्स्ट डे राजेश्वर में गई ना,
तो 5 से 6 घंटे मेरे हस्बैंड यूरिन पास किए हुए थे, पॉटी हो गया था उन्हें, वो उसी कंडीशन में थे। मैं बार बार सबको जाके कह रही थी कि क्लीन कर दीजिए प्लीज, क्लीन कर दीजिए। तो एक डॉक्टर निकले, मैंने बोला सर वो ना इशारे से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि अंदर मुझे नहीं जाने दे रहे थे तभी। तो वो कह रहे हैं मुझसे, जब से आया है तब से ऐसे ही बौखला रहा है, छोड़ो ना उसको। उनको पता नहीं था कि वो मेरे हस्बैंड है। उसके बाद जब मुझे लग रहा है 37-47 में कंफ्यूज हूं मैं, जब उनका SpO2 लेवल हो गया, तब मेरे हस्बैंड के भैया और मेरे जिया जी दोनों मेरे साथ थे। उन लोगों ने मुझे कहा, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने बोला ठीक है तुम जाओ। जब मैं गई मैम, मैंने बात किया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मैंने बहुत बात किया, हिम्मत बंधाई, 74 बाबू का पहुंच गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा वहां पे 2-3 और पेशेंट के अटेंडेंट थे, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला आपको तो रुकना ही पड़ेगा। हम लोग क्या कर करके मर जाए, सब बीमार हो के सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अटेंडेंट नहीं रुकेगा तो कैसे होगा। तो मैं तो जितने दिन 26 की सुबह से 8 की सुबह जब बाबू को लेके हम लोग हॉस्पिटल से निकले, कंटिन्यूअसली उस हॉस्पिटल में एक टेबल पे मैं बैठी हुई रही हूँ 24 घंटे। जिस दिन दवाई मिस हुई, उस वार्ड बॉय को मैंने 4 बार बोला सर दवाई दे दीजिए, दवाई दे दीजिए। उसका रिप्लाई ये था, शांत होके प्लीज बैठिए, मेरा काम करने दीजिए, आप ट्रीटमेंट आपको करना है। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना, आप दे दो। सुबह जब 7 बजे मैंने देखा वो दवाई सारी वैसे ही खोल के रखा हुआ है टेबल पे। मैंने डॉक्टर से पूछा, जब डॉक्टर विजिट पे आए 12 बजे में, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे रात को सारी दवाई मिस हो गई, कुछ होगा भी सर? तो डॉक्टर कह रहे कैसे नहीं होगा, इसमें ब्लड क्लॉट रोकने की दवाइयां हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, हाई डोज सारे हैं, तो कैसे कुछ नहीं होगा। 12 से 14 घंटे पीछे तुम्हारा पेशेंट चला गया, और उसी के 1 दिन बाद से मैम तबियत खराब होना शुरू हुआ। लंग्स की दवाई, न्यूमोनिया का पेशेंट है, आप 3 दिन से नहीं दे रहे हो लंग्स की दवाई। आपको लगता है रुचि बहुत आसानी से आपके हस्बैंड बच सकते थे जब आप सिर्फ उनका हाथ पकड़कर हौसला देकर 47 से 74-75 ऑक्सीजन लेवल जब ले गई, तो ये आपको लगता है कि बच जाते, शायद गलत जगह चली गई उस दिन? बचते। जिस डॉक्टर ने एम्बुलेंस से जब आए थे ना मायागंज में उन्होंने क्या किया था ना, मास्क लगा दिया था और वो ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं डाला था। इस वजह से बाबू का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। आप कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन का मास्क पहना दे के मुंह बंद कर दे रहे हो, राइट, और सप्लाई नहीं डाल रहे हो। इमेजिन करो मैम आप। उसके बाद जब हम लोगों ने वहां पे डॉक्टर को बुलाया सबको, तो एक डॉक्टर मुश्किल से आया। सब ना आराम से मायागंज में दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके सोते थे। एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर को मेरी सिस्टर ने बोला कि सर कुछ दवाई रिकमेंड कर दीजिए, तो उन्होंने एक दवाई रिकमेंड कर दिया। तो दीदी ने बोला सर कुछ और बताइए, तो कह रहे हैं रात के 12 बजे में मुझसे ये जानना चाह रही हो, इतना भी बता दिया हूँ ना, काफी है, कोई इतना भी नहीं बोलता। डॉक्टर जोशी एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं वहां मैम। तो जब भी मैं यहाँ पे लेके आई ना राजेश्वर, तो डॉक्टर ने बोला कि हालत सही नहीं है, डॉक्टर रवि रंजन ने। 5 से 6 दिन में सब कुछ करते करते ऐसा बाबू हो गया कि उसी डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया मैम कि टचवुड मिरेकल हो गया, तुम दोनों ने मिलकर गजब का फाइट दिया यार, ये तो ठीक हो गया। वहीं के डॉक्टर धर्मेंद्र ICU इंचार्ज है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो लगा कि 20-30 दिन रुकेगा ये तो 2-3 दिन में इसको लेके तुम चली जाओगी। देखिए इतना ठीक हो गया। पत्नी ने महसूस किया कि यस उसके पति को बचाया जा सकता था, लेकिन सिस्टम नहीं बचाना चाहता था। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति भी हैं। डॉक्टर स्वाति, आप अब तक सुन रही होंगी, क्या रुचि बता रही हैं कि इन स्थितियों में उनके हस्बैंड थे, कैसे रिकवर कर रहे थे, फिर अचानक कैसे सांसों की डोर टूटी। आपको नहीं लगता यह हार्श हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक सिंपल मौत नहीं एक बीमारी की वजह से, बल्कि यह हत्या है? कि ये एक बहुत दर्दनाक घटना है, और कई बार समाज का ऐसा विभत्स रूप सामने आता है, जो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे हमारे समाज के दूसरे लोग हो, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति मजबूरी में है, बेबसी में है, उसका वो फायदा उठाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आज की तारीख में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिस कष्ट से लोग गुजर रहे हैं, और जब आप देखते हैं कि कोरोना से संक्रमित लोग होते हैं, वो पैनिक में होते हैं, खौफ में होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है। और आप नॉन मेडिको के लिए सोचिए कि जिसका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा होता है, अपने घर के लोगों का ऑक्सीजन फॉल हो रहा होता है, उनको ऊपर क्या गुजर रही होती है उस वक्त। वो एकदम बिल्कुल
हाथ पैर सूजे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। और ऐसे में डॉक्टर्स और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वही हमारा जो होता है उस वक्त संबल बनता है, और उन्हीं की तरफ हम देखते हैं कि यही हमारे इस वक्त ऐसे लोग हैं जो हमारी जान बचा सकते हैं, जो हमें इस मझधार में से निकाल करके ले जा सकते हैं। और अगर वही लोग इस तरह से करें तो जरूर मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, और इस तरह की मिसाल भी जो है समाज में कायम होनी चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह से करता है किसी भी मरीज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिसाल छोड़ दीजिए, यहाँ तो मामले को ढकने की कोशिश की जा रही है। जयराम विप्लव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही है क्या? क्योंकि जो पैच नंबर है वो काम नहीं कर रहा है, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट है। ठीक है, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। आनंद माधव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर ये बताइए, ये मामला सिर्फ मीडिया में गूंजेगा, सरकार कहेगी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस दिखावा करेगी, इसी तरीके से खत्म हो जाएगा, या सिस्टम को जिम्मेदार बनाना होगा? सवाल सिर्फ पूछने से काम नहीं बनेगा, बल्कि दबाव बनाना पड़ेगा कि आप एक संदेश दीजिए, लोगों में ये भरोसा पैदा कीजिए कि ऐसे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ताकि अगली बार किसी अस्पताल में किसी वार्ड बॉय, किसी डॉक्टर को ऐसी हिम्मत ना हो कि वो दवाई गिराने के बाद कहे कि 50,000 का भी होता तो गिरा देते। आशा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पे जो है, और स्वास्थ्य व्यवस्था खास करके, वो वेंटिलेटर पे है। अब सबसे बड़ी बात ये कि जितने जो ये कुकुरमुत्ते की तरह जो है यहाँ पे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं चारों तरफ, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके लाइसेंस चेक करते हुए, उनके यहाँ क्या सुविधा है उसका चेक करते हुए उस पर रोक लगनी चाहिए। रुचि जी अपनी बात कह रही थी, तो किसी भी जो व्यक्ति जिसमें थोड़ी बहुत भी मानवता अगर होगी, तो उनके रोए खड़े हैं और आंखों में आंसू लोगों को आ रहा है, जो इस तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एक रुचि जी की कहानी नहीं है, बल्कि ये आए दिन कहानी होती चली जा रही है। जो सच्चाई से हम लोगों को मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए सड़क पे भी आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी कोरोना काल है, तो निश्चित रूप से जो भी माध्यम हम लोगों के पास है, चाहे वो सोशल मीडिया है या अन्य कोई मीडिया हो या फिर अखबार हो, उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं जितना अधिक से अधिक हो वह सरकार के ऊपर दबाव दिया जाए। और ये जो हमारी जो पार्टी है उसके तरफ से भी हम लोग ये करेंगे कि भागलपुर से लेके पटना तक, और जरूरत पड़ा तो दिल्ली तक, इसको जो है हाईलाइट किया जाए और इस तरह के कार्यों को तुरंत रोका जाए। यहाँ की जो स्थिति है आपको जानकारी है ही कि सबसे बड़ा ये बात क्यों है। आपको जानकारी हो कि बिहार में लगभग 18,000 के लगभग जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है, इनकी रिक्तियां हैं, लेकिन उन पे भर्ती नहीं हुई। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे 1-1 साल के लोगों को बहाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब एडहॉक व्यवस्था में आप कोई काम करेंगे, कोई दीर्घकालिक योजना आपके पास नहीं रहेगी, तो यही स्थिति होगी। और समाज में जो है आपको ने चुनकर भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप जो सुशासन बार बार कह रहे थे, उसको ये दुशासन है, मत बदलिए। इसको आप देखिए, आप जो है निश्चित रूप से आपके ऊपर पूरे बिहार के जनता के लोगों की आंखें टिकी हुई है। नहीं, लेकिन इनको लगता नहीं है ऐसा। इनको लगता है सैकड़ों केसेस की तरह ये भी एक केस आया है और इसको रफा दफा कर देंगे, शायद इसीलिए पूरा का पूरा ट्रैक बदला जा रहा है। ये बैठे हुए मेरे साथ प्रवक्ता जेडीयू से माधव आनंद जी, आपने सुना होगा रुचि जी को लगातार क्या सर, ये क्या एक्सपेक्टेशन करें हम? आपकी सरकार 15 सालों से, वो सिस्टम सड़ गया, वो तो छोड़िए, एक इंसाफ नहीं मिलेगा महिला को जिसने अपना पति खो दिया, और सारी सच्चाई। और ये बिहार के लिए एक शर्म से कम नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ एक महिला के साथ। निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई है, और मैं सरकार के तरफ से भी आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि जो जितनी भी बातें आपके चैनल पे चलाई जा रही है, सरकार भी उसको संज्ञान में ले रही है, तहकीकात भी होगी, और जो लोग भी दोषी हैं निश्चित रूप से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार किसी को न बचाती है, आप भी जानते हैं, और खासकर इस तरह की विभत्स घटना नहीं, कैसे होगा सर? कहा जा रहा है कि ये गायब हैं, एक अखबार में छप जाता है कि रुचि गायब है। रुचि खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनसे लगातार संपर्क में है। इसके बावजूद ये कहा जाता है, वार्ड बॉय के ऊपर केस दर्ज हो जाता है भ्रष्टाचार का, एक छेड़खानी का मामला दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद कहां गया वो जो काला बाजारी रेमडेसिविर जो उनके नाम पर आया और जिसकी काला बाजारी हो गई, अपने से उपलब्ध करवाती हैं। ये डॉक्टर्स का ये पूरा जो सिस्टम मिला हुआ है, नेक्सस है, इनका खुलासा कैसे होगा? इन पर कब आरोप तय होंगे?
इस महामारी में बहुत सारे डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग अगर कुछ इस तरह के काम करके पूरे अपने समाज को बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी बातों में सत्यता है। मैं कह रहा हूं, मैं गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार आपके एक एक बातों को ध्यान से सुन रही है और एक एक बातों को संज्ञान में ले रही है। आप वक्त दीजिए। जितनी भी बातें रुचि जी ने कहा, मेरा भी जैसे खून खौल रहा है, रूंगटे कांप रहे हैं मेरे जी। इतनी दर्दनाक घटना घटित तो हो जाए, इतनी शर्मसार घटना हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, इस घटना को कोई भी व्यक्ति डिफेंड नहीं कर सकता, सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति डिफेंड नहीं कर सकता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जो भागलपुर में है या पटना से लेकर भागलपुर तक जो भी लोग इसमें जो चेन है, निश्चित रूप से उस चेन को हम लोग पकड़ने का काम करेंगे। मैं सरकार से भी जैसे आग्रह करता हूं, प्रशासन से भी आग्रह करता हूं, और आपके चैनल पे डिबेट समाप्त होने के बाद मैं रुचि जी को आश्वस्त करता हूं कि मैं खुद वहां के एसपी डीएम से मैं बात करूंगा और कहूंगा कि उनको जल्द से जल्द इस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेट करे, और जो भी दोषी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, मेडिकल पैरामेडिकल के जैसे एम्प्लॉई हो, नर्सेज हो, वाई हो, जो भी हो, उस सबको जो कड़ी से कड़ी सजा मिले। रुचि आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वो भी सुन लीजिए। रुचि जी। सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो मेरे साथ हुआ रिपीट ना हो। दूसरा, मैंने अभी तक कोई ना ऐसा स्टेटमेंट बोला है और ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ फाइनेंशियल किसी भी तरह का, कुछ नहीं, नील। तो मुझे आपने जो सब अभी बोला सर, नहीं है ट्रस्ट, उस पे नहीं है ट्रस्ट, क्योंकि मुझे बहुत जगह से पता चल रहा है कि राजेश्वर हॉस्पिटल के जो ओनर हैं बहुत पावरफुल हैं और वो चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें हो रही हैं सर। मुझे नहीं ट्रस्ट है सर, सॉरी। बिल्कुल, और आपको अच्छे से पता है। मैं जयराम विप्लव जी को भी जोड़ लेती हूँ। न्याय कब होगा वो पता नहीं। आपको पता है, मीडिया में खबर जब बनती है बहुत तेजी दिखाई जाती है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। तो न्याय होता दिखना भी जरूरी है, और वो बिल्कुल अभी तक की कार्यवाही में नजर नहीं आ रहा। जयराम विप्लव जी, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है सरकार में। ये क्या आशा जी, मेरी बोलिए सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूं। देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति और ये बिल्कुल हमारे पास रहने वाली है। अगर तारापुर है, ये भागलपुर में इनके साथ हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ और उस पटना तक जो कहानी है इनकी, वो पहले दिन ही सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखी, और उसको हम तमाम लोग, सारी पार्टी और बाकी चीजों के ऊपर उठ करके लोगों ने लगातार लिखा, और हमारी इस बहन के साथ सारे लोग खड़े दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए सर? कौन गया मुझे बताइए। रुचि यहाँ पर मौजूद है, बताइए कैसे दिखाई दिए? आप बोल रहे हैं दिखाई दिए, मैं भी दिखाई दी। मैंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया, मैं दिख गई, आपने ट्वीट किया। कौन गया? महिला आयोग से कौन गया ये बताइए। रुचि इस वक्त मौजूद, आज तक कौन सा फोन गया ये बताइए। शासन की तरफ से किसका फोन गया रुचि से बात करने के लिए कि हम भरोसा दिलाते हैं आपके साथ अन्याय नहीं होगा? वो है बताने के लिए सच्चाई एक एक, आप बताइए। बताइए जयराम जी। नहीं, मुझे लगा कि आप रुचि जी से कुछ पूछ रही हैं। आपको पूछ रही हूं, बताइए। पूरी कर लूं, क्योंकि आज फोन कनेक्ट नहीं है और इस कारण से दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। बीच में बोलेंगे तो समझ नहीं आता कि आप ठीक है, बोलिए। आप स्वतः संज्ञान लेकर के वहाँ पर पुलिस की कार्रवाई अभी FIR और जांच प्रक्रिया में है, अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। इन आशंकाओं पर हमें चले जाना चाहिए कि अभी ये सारे जाएंगे या हल्की धाराओं में इनकी पूरी जांच होगी। और मैं अपनी बहन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिहार में की सरकार है और इस पर कार्रवाई होगी। ये बिहार को शर्मसार करने की घटना नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने की घटना है। ये कौन लोग हैं जो डॉक्टर यानी चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है,
उस सेवा में रह करके भी ऐसी हैवानियत पर है कि मरीजों की जान लिखे हुए हैं और उस लाचारी में किसी का फायदा उठा करके उसकी इज्जत और आबरू से खेले। ये बहुत बड़े कल्पित है, बहुत बड़े दोषी, और इस प्रकार के लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी, चाहे वो राजस्थान हॉस्पिटल हो या ग्लोबल हॉस्पिटल हो, या फिर अगर लापरवाही में मायागंज के भी लोग शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जांच के बाद, जांच के पहले मेरे पास कोई अधिकार नहीं है उस पर कैसे जो कुछ कहा है उसको शब्दता सत्य मानते हुए मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और हम लोगों की पूरी संवेदना उनके साथ। इतना गुस्सा आता कि आपके मन में है ना, उससे कहीं भी गुस्सा कम हम लोगों के मन में नहीं है, क्योंकि ये किसी भी परिवार के साथ हो सकता है और ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन आगे ये घटना ना हो, और ना ये पहली घटना है, ना ये पहली घटना इससे पहले रही होगी। सर आपको भी पता है, कभी संदेश गया आनंद माधव जी, ये जो कुछ आज हो रहा है, अगर कड़ाई होती, अगर ये सीधा सीधा मैसेज होता कि इस पेंडेमिक में क्या कर रहे हैं अस्पताल, इसकी निगरानी बाकायदा की जा रही है, और कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कोई बख्शा नहीं जाता। आपको लगता है कि अगर ये स्थितियां होती, इतनी कड़ाई होती, तो आज एक महिला हमारे साथ रुचि इस तरह अपने पति को खोने के बाद ये इल्जाम नहीं लगा रही होती? व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती, हमारा प्रशासन अगर यहाँ ठीक होता, तो ये घटना इनके साथ नहीं होती जो इतनी दर्दनाक घटना इनके साथ हुई है। देखिए, समझने की बात यहाँ पे है कि समूचे जो व्यवस्था में यहाँ पे है, एक तरह से जंग लग गया है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, नाक के नीचे सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं किसी की कोई परवाह नहीं है। और जहां तक रुचि जी की बात है, ये कि आप समझिए एक बात को, कितना बड़ा उदाहरण है कि एक व्यक्ति 3 अस्पताल में जाता है और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में उसको इलाज नहीं मिलता है, उसको मौत मिलती है। ये कितनी शर्मसार की घटना है। सबसे पहले वो मायागंज अस्पताल में गई, वहीं उनको सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको मजबूर होके जो है उनको जाना पड़ा यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में, और फिर तीसरे हॉस्पिटल में। इस तरह से तो काम नहीं होता है ना। अगर आप व्यवस्था अगर कर रहे हैं तो व्यवस्था आपको ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में स्वास्थ्य व्यवस्था में एक जगह गया, मायागंज हॉस्पिटल गई, वहीं उनको सारा इलाज मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? कौन है जिम्मेवार इसका? ये तो देखना पड़ेगा ना। मायागंज हॉस्पिटल में ये 12 बजे रात में डॉक्टर कह रहे हैं इनको कि हमने इतना बता दिया, बहुत बता दिया। ये कोई मजाक है क्या? किसी के जीवन मरण का प्रश्न है और आप इस तरह की बातें करेंगे? सबसे बड़ी बात यह कि जो पूरे सिस्टम को अगर आप देखिए यहाँ पे आशा जी, तो एक तो यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो ये भी सच है कि डॉक्टर जो है खास करके सरकारी अस्पतालों में ओवरवर्क्ड है। तो जब ओवरवर्क वो डॉक्टर हैं तो निश्चित रूप से वो उनके लिए कोई रेस्ट का बॉडी नहीं। अगर आप अभी IMA ने जो लिस्ट जारी की उसको आप देखिए तो लगभग 90 डॉक्टरों की बिहार में मौत हुई है। कौन है इसका जिम्मेवार? 18,000 वैकेंसीज आपके यहाँ लगभग है, आप उसको पूरा नहीं करते हैं। एक एक व्यक्ति से 16-16, 17 घंटे काम कर रहे हैं। मानवता के नाते डॉक्टर आगे आ रहे हैं और वो जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसी कई हैं। ये हैवान जो है इन पे शिकंजा कसना चाहिए। इनको तुरंत इसको जो है सजा मिलने के साथ एक उदाहरण पेश होना चाहिए ताकि दूसरे अस्पतालों में इस तरह की घटना नहीं हो। कल के अखबार में आप देखिए, बिहार के पटना के कल के अखबारों में पटना के एक बड़े अस्पताल के बारे में निकला हुआ है, लेकिन कोई उस ढंग का संज्ञान नहीं। सब लिपापोती का काम। यहाँ पे कोई भी अपराध हो उसको कैसे लिपापोती किया जाए। जयराम जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर स्वाति एक पॉइंट भी रखना चाहती हूँ। डॉक्टर स्वाति, मुझे ये भी बताइए, जिस आदमी को हौसला दे करके जिसका ऑक्सीजन लेवल 45 से 75 पहुंचाया जा सकता है, क्या उस शख्स की जान नहीं बचाई जा सकती थी? ये कौन सा रॉकेट साइंस है जिसको हम सब यहाँ बैठ के समझ नहीं पा रहे, या फिर सरकार नहीं समझ पा रही है कि सीधे सीधे हत्या है? देखिए, जरूर बचाया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है इस महामारी में उभर कर सामने आई है आशा जी, वो है कालाबाजारी। अगर आप देखें, चाहे किसी भी प्रदेश की बात करिए, किसी भी अस्पताल की बात करिए, किसी भी जगह की आप बात करिए, अगर वहां का जूनियर स्टाफ इस तरह की कालाबाजारी कर रहा है कि अस्पताल में जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो कि एक कीमत पर मरीजों को मिलते हैं, उसको वो ज्यादा कीमत पर लोगों को बेच रहा है। या आपने जैसे समाज में देखा कि जगह जगह लोगों ने
होर्डिंग करी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो, दवाइयां हो, सब चीजों की मनमानी प्राइस मांगी गई। जब तक इन चीजों के ऊपर बहुत करारे रूप से सरकार नहीं ऊपर आएगी, इन लोगों को जब तक की सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक लोग आज भी बेबाकी से ये सारी चीजें कर रहे हैं और अभी भी हम इसको रोक नहीं पाए। आज आप देखिए, पहले हम रेमडेसिविर की बात करते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते थे, आज ब्लैक फंगस आ गई तो अब एम्फोटेरिसिन के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उनकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। एक इंजेक्शन जो 9,000 का था आज 50,000 70,000 का मिल रहा है। अगर अभी पता चलेगा कि कोई और बीमारी और उसकी ये दवा है तो उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। तो आखिर ये चीजें हम होने ही क्यों दे रहे हैं? सरकार, हमारा सिस्टम यहाँ फेल क्यों हो रहा है? और इस केस में भी यही सबसे बड़ी बात है डॉक्टर स्वाति, इस केस में भी ये हुआ है, रेमडेसिविर वो खुद अरेंज करवाती हैं जबकि उनके नाम पर इशू भी होता है, बाकायदा ये अखबार में छपता है। रुचि ये बताने के लिए हमारे साथ है। रुचि, जरा बताइए, विप्लव भी सुन रहे हैं और आनंद जी भी सुन रहे हैं, जरा बताइए क्या हुआ था उस वक्त, कैसे पता चला आपको कि आपके नाम पर कालाबाजारी हो गई, आपको नहीं मिला जो आपके लिए आया था? एफआईआर जब भी हुआ मैम, तभी मैंने देखा न्यूज़पेपर में, एक भागलपुर के न्यूज़पेपर में आया है कि 18th, 19th और 20th को 3 दिन रोशन के नाम से रेमडेसिविर मंगवाया गया, जिसमें कि 19th को शायद नहीं पड़ा और 18th और 20th को पड़ा, जबकि हमें डॉक्टर ने 18th को प्रिस्क्राइब भी किया, 19th को शाम में हमने अरेंज किया और रात से पढ़ना शुरू हुआ। तो हमने तो खुद अरेंज किया, तो वो इंजेक्शन मतलब अपने ब्लैक मार्केटिंग किया, राइट? बिल्कुल, और वो भी बड़े अस्पतालों में। विप्लव जी, बहुत ही संवेदना के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आखिर देखिए, ये जो जानकारी आई, जो रुचि बहन करी है, वो मैंने भी भागलपुर के अखबार में ही पढ़ा। वहां पर 3 रेमडेसिविर उसके नाम पर मंगाई थी जो शायद कालाबाजारी होगी। ये जानकारी भी कैसे आई? अगर छुपाना रहेगा पुलिस और इस पर कार्रवाई, देखिए कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। और मैं आपको बताऊं, आपने कहा रुचि जी की ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो आप ये मत सोचिए कोई कितना बड़ा व्यक्ति है। आपने एक नाम सुना होगा भी, दिल्ली में खान चाचा नाम के एक रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा व्यक्ति। दिल्ली से कंपेयर मत करिए सर, माफी चाहूंगी, मैं खुद बिहार से आती हूँ, आप दिल्ली से कंपेयर मत करिए बिहार को। हमारे देश में है, आप केवल नहीं, बिहार को कंपेयर मत करिए, ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। कार्रवाई कर रही है, वहाँ भी कालाबाजारी हो रही है, उस पर भी काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। और मेरे भाई आनंद माधव जी जिस प्रकार से राजनीतिक रंग दे रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है। राज्यों में जहाँ आ रहे हैं वहाँ की स्थितियां ऐसी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े महाराष्ट्र में। कृपया आरोप प्रत्यारोप न करें, बिहार हो या महाराष्ट्र। सर, महाराष्ट्र में अस्पतालों में जो आपके बिहार का डीएमसीएच का हाल है, सुअर नहीं घूमते अस्पतालों में, वहाँ पर कुत्ते नहीं घूमते, वहाँ पे जो सामुदायिक भोजन केंद्र बनाए गए हैं वो खाली नहीं पड़े रहते। भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो रहा है, 100-200 लोगों के खाने का इंतजाम किया जाता है, वहां पे 2 आदमी बैठकर खा रहे होते हैं। ये बिहार की हालत है, ये आप बखूबी जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। विप्लव देव जी, ढकिए मत, इस वक्त ढकिए मत, ये सच्चाई है बिहार की, और दिल्ली से कंपेयर करना इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए इंसाफ होगा कि नहीं, इस पर सवाल उठा रही हूं मैं इस वक्त। डॉक्टर स्वाति भी कुछ कहना चाहती हैं। आपको दिलवाएंगे, आप इसमें राजनीति सभी नेतागण को ये बात बोलना चाहूंगी कि आज ऐसा नहीं है कि रुचि जी ने ये मसला उठाया है तो सामने आया, ये हिम्मत करके सामने बोलने आई है ताकि और लोगों को भी न्याय मिले और ये जो काला कीड़ा हमारे समाज में घूम रहा है इसको हम रोक पाए। लेकिन ये समझना नेतागणों के लिए जरूरी होगा कि जब से कोरोना महामारी की सेकेंड पीक आई है, एक तरफ जहां आंकड़ों की बात हुई है, दूसरी तरफ कालाबाजारी की बात हुई है, और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पूरे कष्ट झेलने के बाद लोग यही सोचते हैं कि जब हमने अपने परिजन को ही खो दिया तो अब क्या आवाज उठाना, अब तो जो लुटना था वो लुट गया। लेकिन देखिए, कोई जना अगर आज इस चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उनका साथ देने की जरूरत है, और नेतागणों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे जो कैंसर है समाज का, ये है, इसको हमें निकालना ही होगा। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो आज रुचि है, कल कोई और होंगी, और खुदा न खास्ता हमारे जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस कैंसर को हमारे समाज से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, और वो तभी संभव
संभव होगा जब सिस्टम साथ आएगा, जब लोग इस चीज की अहमियत को समझेंगे कि ये गलत है, हमें नहीं होने देना चाहिए इस तरह से कि जो दवाइयां जिस रेट पर आती हैं, जो चीजें जिसके लिए जरूरी हैं उस तक नहीं पहुंच रही, बल्कि ऐसे लोग होट करके बैठे हैं और ऐसे लोग उसके ऊपर दाम जो है ले रहे हैं जिनका कोई हक नहीं बनता उस चीज के ऊपर दाम लेने का, लेकिन वो केवल मौका परस्ती का फायदा उठा ये इसलिए मैं बोल रही हूँ आनंद माधव जी, क्या ये वक्त नहीं है जब ये दिखाया जाए? ये भरोसा जगाने का वक्त नहीं है। 15 सालों बाद भी अगर ये स्थिति रहती है, आप 15वें साल सत्ता में और फिर ये स्थिति रहती है, तो फिर क्या इस एक केस को नजीर नहीं बन जाना चाहिए बिहार के लिए? क्योंकि ये दाग तो धुलने वाला नहीं है जो लगा है इस पेंडेमिक में बिहार पर। हम सबों को, और मैं कहा कि सिस्टम में लूप होल्स हैं, लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं, और जितने भी खुलासे आप कर रही हैं हम लोग संज्ञान में भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक आपदा है, महामारी है, इस महामारी से पूरा देश जो है सो भी जूझ रहा है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैं भी राजनीति करने के लिए बैठा भी नहीं हूँ। मैं रुचि जी को आश्वस्त पहले भी किया था, उन्होंने कहा था कि सर भरोसा नहीं हो रहा। मैं मैडम से कहना चाहता हूँ, मैडम सिस्टम पे भरोसा जरूर करना पड़ेगा। और जहां तक आपकी बात है, जो लोग भी दोषी हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, नीतीश जी इसीलिए ही जाने जाते हैं। यह सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, ये कोई मैं पॉलिटिकल जुमला नहीं बोल रहा हूँ, वास्तविक बात है। आपके दर्द को मैं समझ रहा हूँ, ये आपका ही दर्द नहीं, ये पूरे बिहार वासियों का दर्द है। निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये घटना दूसरों के साथ घटित न हो कभी भी। ये शर्मसार करने वाली घटना है, यही मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मैं भी तीसरे कार्यकाल में सत्ता में आए नीतीश कुमार पर यह भरोसा है कि ऑन एयर बैठी एक महिला ये नकार रही है कि मुझे आप पर भरोसा ही नहीं है। और ये देखिए, एक और मैं ट्वीट भी दिखा रही हूँ इस वक्त, तेजस्वी यादव ने लिखा है, अगर कहीं नरक है तो बिहार के अस्पतालों में है, मत भूलिए। पिछले 16 सालों में उन्होंने पूरा गिनवाया है कि पिछले 16 सालों से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार सत्ता में है। लेकिन आनंद माधव जी, ये बताइए, मुसीबत काल में आप भी याद दिला रहे हैं कितनी बार नीतीश कुमार के खिलाफ या इन स्थितियों के खिलाफ जो इस वक्त हालात है प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष सड़कों पर आया। क्यों ना आपको भी बराबर का जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि 15 साल से बाहर तो आप थे, आज आईना दिखा रहे हैं, इसके पहले कहां थे? नहीं आशा जी, ये आज की बात नहीं है। आप अगर इतिहास से लौट के देखिए यहाँ पे, और हम लोगों के बारे में अगर देखिए, तो लगातार जो है हम लोग बातों को, मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे मुद्दे, एक तो पहले जो मीडिया के बारे में हम आपसे हमसे बेहतर जानती हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां हो, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य मंत्री हो, इन लोगों को लगातार पत्र लिख के, लगातार इनको मैसेज भेज के हम लोग ये इन बातों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं और इन पे दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तो कुछ चीज बातें हैं जो आप देखिएगा, कोई अगर सुनेगा तभी उसको उस पर ढंग से कहा सकता है। जो अनसुना कर दे, जो बिल्कुल कोई काम ही नहीं करे। आप ही बताइए ना कि आज के दिन में 18,000 के करीब 13,000 जो है डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पे, जो रिक्त पद है, और उसके बाद 4,500 जो है टीचर्स जो मेडिकल कॉलेजेस में उनकी वैकेंसीज है जो कि सैंक्शन है। अब बताइए, सैंक्शन पोस्ट पे अगर रिक्रूटमेंट नहीं कीजिएगा, नेचुरली पेशेंट यहाँ से वहाँ भागेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा ही, और वहाँ उनकी दुर्दशा होगी। और एक एक डॉक्टर जो 16-16, 17-17 घंटे काम करेगा, उनको परेशानी होगी। आज जो IMA ने जो अपना रिपोर्ट दिया है, एक बार अगर उसको पलट के देखिए तो सच्चाई सामने आ जाएगा। बिहार की स्थिति क्या है? 90 डॉक्टरों की मौत हुई है, वो बिहार के। क्यों भाई? आप अभी पंजाब और राजस्थान हमारे मित्र कह रहे थे, वहां तो ये संख्या नहीं है, वहां तो 10 से 11 है। और इनको ये बता दीजिए कि सबसे बढ़िया व्यवस्था अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है, और सब लोगों ने उसकी तारीफ की, मीडिया ने भी तारीफ की, बल्कि गोदी मीडिया ने भी तारीफ की। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बिहार की ये व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है, वो काम चलाओ किसी ढंग से चल रहा है, खींच खाच के चल रहा है। इसमें हम लोगों को नजीर पेश करना पड़ेगा, जो अपराधी हैं उनको सजा देना पड़ेगा। जो ये कुकुरमुत्ते की तरह, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, जो हॉस्पिटल्स जो बने हुए हैं उन हॉस्पिटल्स का पूरा सर्वेक्षण हो, पूरी निगरानी हो, और देखिए वहां पे किस तरह से मनमानी ढंग से लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। एम्बुलेंस तक का रैकेट है यहाँ पे, और उसमें जो एम्बुलेंस वहां पेशेंट पहुंचाता है उसको भी उसका कमीशन मिलता है, और उसके बाद वहां से मनमाने ढंग से उनसे पैसा वसूला जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखिए तो कुल मिला के यहाँ पे, जो हमने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर में, यहाँ पे क्या कहते हैं, बिहार में, आप बिहारी हैं तो मैं ये बिहार में कहावत है कि शादी के रात में कोहड़ा रोपने वाली बात, तो वही स्थिति यहाँ पर है कि जब कोई घटना सामने में हमारे आ गई तब हम उसके बाद उसके इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। उसके पहले से कोई व्यवस्था नहीं है, सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं है।
उसके लिए हमारे पास न संसाधन है न संसाधन है। हम गुहार लगाते हैं, कहने को हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या है ये, किससे छिपा हुआ है, सब कोई हर आदमी जानता है। मैं रुचि से जानना चाहती हूँ, रुचि ये बताइए कौन जिम्मेदार? बिहार के मुख्य आपने तो खोया है अपने पति को, ये राजनीतिज्ञों की राजनीति से अलग जिम्मेदार किसे मानते हैं आप अपने पति की मौत के लिए? नहीं, अभी सर बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन बोल रहे थे, बस ये समझ आ रहा है कि विपक्ष से हैं। मैं कांग्रेस से जी, आनंद माधव जी। मामले को शुरू से देखा है ना, आपने हर चीज समझा ना, आपने क्या उसमें किया कोशिश सर? आपने देखा कि एफआईआर भागलपुर में गलत हुआ, आपने देखा कि पटना में एफआईआर गलत हुआ, आपने कुछ कोशिश करी सर उस पे? आपने नहीं करी, हो गया। अश्विनी चौबे जो हैं, उनके बेटे और बहू की कॉल मुझे आई जब मैं पटना में थी, दोनों ने मुझसे बात करी, अननोन नंबर था इसलिए मैंने पिक किया, अदरवाइज फ्रैंकली कह रही हूँ मैं नहीं पिक करती, मुझे नहीं मन करता इन लोगों से बात करने का। उन्होंने बोला सब ठीक होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, शून्य। फिर कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं। अगले दिन लेकिन न्यूज़पेपर में जरूर आ गया कि अश्विनी चौबे के बेटे और बहू ने रुचि रोशन से बात करी और आश्वासन दिया, ये किया वो किया। इतना मतलब कैसे कैसे कर सकते हो ऐसे किसी के साथ? कैसे टॉपिक खुद को आगे बढ़ाने? एडवर्टाइजिंग बन गया है क्या? जिंदगी मौत ये भी एडवर्टाइजिंग हो गई है, और यही डबल इंजन की सरकार है जिसका आप स्वप्न दिखाते हैं अलग अलग प्रदेशों में। यही मिलेगा, बिहार ही बनेंगे, अलग प्रदेश भी। मैम, मैंने कम से कम 50 से 75 ट्वीट सीएमओ बिहार, नीतीश कुमार, सबको टैग कर करके किया, स्मृति ईरानी, लोग ये ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी बड़े हो जाओ, राहुल गांधी मैच्योर हो जाओ, लेकिन मेरा ट्वीट नहीं दिख रहा किसी को कि मैं सिस्टम की को एक्सपोज करना चाहती हूँ, चीजों को बताना चाहती हूँ। कोई रिप्लाई नहीं किसी का। कैसे विप्लव जी, ये मेरे सवाल नहीं, एक पत्नी के सवाल हैं जिन्होंने अपने पति को खोया है। बताइए कौन सुनेगा और इसमें क्या उम्मीद करें, कितना इंसाफ मिलेगा? क्यों न कहा जाए कि जब तक ये खबर मीडिया में, तभी तक सुर्खियों में, तभी तक आप लोग की बेचैनी, और उसके बाद सब कुछ शांत। फोन पे ना, स्काइप पे कोई वॉइस है? बताइए विप्लव जी। नहीं, आपको आवाज नहीं जा रही। ठीक है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेडीयू से हमारे साथ हैं माधव आनंद जी। माधव आनंद जी, आप बताएं, हर एक ट्वीट पर आप लोगों की नजर पड़ जाती है, एक महिला जो लगातार गुहार लगा रही है, कितने ट्वीट करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि उसे अभी भी मदद की दरकार है, कोई भरोसा उसे दिया नहीं गया। आप यहां बैठकर भरोसा दिला रहे हैं, उससे क्या हासिल होगा? जब तक मीडिया में खबर तभी तक सब कुछ, तभी तक बेचैनी, उसके बाद सब शांत। ऐसा नहीं है मैडम, मैं आपको अभी भी आपसे आग्रह कर रहा हूं, और आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कि सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। सिस्टम में कमियां हैं, कुछ मुट्ठीभर लोग सिस्टम को बदनाम भी करते हैं, ये जग जाहिर है और हम सब लोग जानते हैं। इसी नेक्सस को पकड़ने की जरूरत है, और मैं कह रहा हूं अभी भी कि ये जो सरकार है। मुझे ये बताइए, कितने साल चाहिए सिस्टम पे भरोसा करवाने के लिए आपको? कितने साल? ये डबल इंजन की सरकार को कितने साल चाहिए गाड़ी को तेज गति से बढ़ाने के लिए? नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, घटना घटित हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए, संसार करने वाली ये तो आ गई मीडिया में, इसीलिए आपको पता है सैकड़ों ऐसी हो रही होंगी जो नहीं आई खबर बनकर। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए। 13 करोड़ की आबादी है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह की घटनाओं को उजागर कर रही हैं। ये झकझोर देने वाली घटना है, इसे सर मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, माफ कीजिएगा, ये जरूरत मुझे इस वक्त यहाँ बैठ के नहीं करनी चाहिए थी। कितने दिन हो चुके हैं आपको पता है? उनके पति की मौत को कितने दिन हो चुके हैं आपको पता? अच्छा, डेट बताइए मुझे, आपको पता है कितने दिन हो चुके हैं उनके पति की मौत को? मुझे आप लोकतंत्र नहीं पता होगा। विप्लव जी, आपको पता है कब हुई थी उनके पति की मौत? नहीं पता होगा। आनंद माधव जी, आपको पता है कब हुई थी मौत? 26 अप्रैल को ये वहां पे गई थी हॉस्पिटल में वहां पे, और हमें मैसेज भी आया है तुरंत। हमने भागलपुर के जो एनजीओ है, मैंने उनको भेजा मैसेज तुरंत उनको कि आप वहां पे जाके देखिए। उसके बाद वहां से मैसेज आया कि वहां एएसपी और डीएसपी वहां पे गए हैं, जाके वहां पे देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसका ट्रैक नहीं रखा है, ट्रैक रखा आप ही कर लेते सर बात। क्या करें, सत्तासीनों से क्या उम्मीद करें? आप कर लेते बात, कम से कम आश्वासन तो मिलता। वो नोएडा आ गई है और बताया जाता है कि महिला गायब है अखबार में। ये बंद नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? किसकी इजाजत से हो रहा है कि अखबार ऐसा कुछ भी छाप दे रहे हैं? आशा जी, बात करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूशन था कैसे। मैंने जो है, मैं आपको दिखा सकता हूं, हमारे पास ये देखिए, मैं आपको कैमरा में अगर दिख रहा है, ये है आपका 10 मई का,
10 मई का जैसे ही ये हमारे इनका वीडियो जब आया तो हमने तुरंत भेजा भागलपुर में अपनी वीडियो, अपने यहाँ पे टिंकू यादव भीमकेत्ता भागलपुर यहाँ पे है, सब मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो हमने भेजा तुरंत और उनको बताया कि इसको जाके देखिए वहाँ पे जो लोग हैं और किस तरह से उसको क्या हो रहा है नहीं कर रहा है। फिर हमने भागलपुर के कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही भेजा, तो वो लोग हॉस्पिटल गए और उसके बाद फिर जहाँ जो संभव हो सकता है वो किया जा रहा है। और जो है ये बताए कि हम लोग जो है ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सरकार को दबाव दे। हम लोग सरकार को पत्र देने जा रहे हैं और उसमें ये मांग करने जा रहे हैं कि किस तरह से कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें। जहाँ तक पक्ष विपक्ष की बात है, रुचि जी का प्रश्न बिल्कुल जायज है, इसमें दो मत नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। आज 13 दिन हो गया सर, देने जा रहे हैं क्यों? दिया क्यों नहीं सर? देखिए लोग अब ये जैसे आपने बात बताई अपने कि उस पे कार्रवाई, जैसे सरकार ने आश्वासन दिया कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो रही है, हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, ये सारी बातें आई। जब नहीं हुआ तो अब हमको करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हाथ में हाथ रखे बैठे चले जाएंगे। और आप इस बात को रुचि जी आप जानिएगा कि आज सैकड़ों मौत रोज, हजारों मौतें रोज। जयराम जी आवाज मिल रही है? कभी ऑक्सीजन यहाँ से मांगा जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ, देखिए मुझे कार्यक्रम क्लोज करना, लेकिन मैं उसके पहले चाहती हूँ मुझे यहाँ पर ये आश्वासन दीजिए, रुचि को आश्वासन दीजिए, क्या करने जा रही है बीजेपी, क्या करने जा रही है? माधव आनंद जी आपसे जेडीयू क्या करने जा रही है? कैसे मिलेगा इस महिला को इंसाफ? बहुत स्पष्ट शब्दों में बताइए। ये कोई नहीं कि होगा, आप भरोसा रखिए, ये मत बोलिएगा प्लीज। रुचि जी हमारे बहन की तरह है और उनके हर इस लड़ाई में हम साथ खड़े हैं और निश्चित रूप पे इस पर कार्रवाई होगी। भागलपुर में तो मुझे कार्रवाई और जांच होती हुई दिखाई पड़ रही है और जानकारी भी मिली है, उसको हम लोग अंजाम तक ले जाएं। और इस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र राजनीति नहीं करें, भागलपुर में उनके भी है और प्रदेश जांच नहीं हो रही है, जांच ये मत बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। सरकार पहले दिन से जांच हो रही है, मत कहिए गलत दिशा में हो रही है। और इसके बाद आप क्या करते हैं ये हम जरूर बता दें अपने दर्शकों को। इसके बाद ये सियासी पार्टियां करती क्या है, हम इस पर नजर रखेंगे। रुचि, हम ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम साथ जरूर है, ये मसला आगे भी जरूर उठाएंगे कि ये जो जांच पूरी तरीके से इसी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो, जो वाकई जिम्मेदार है उनको सजा मिले। और सच मानिए आनंद माधव जी, हमारी नजर आप पर रहेगी। आपने आज आश्वासन दिया है, आपने भी विपक्ष के तौर पर। मैं बस क्योंकि वक्त नहीं है, आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुचि, इतना वक्त निकाला आपने, आपका भी शुक्रिया। और आपकी इस लड़ाई में इंसाफ के हम आपके साथ है, इतना भरोसा न्यूज़ 24 आपको दे रहा है।